बेबीलोन, एक ऐसा शहर जो कई हजार साल पहले दुनिया का सबसे अमीर शहर माना जाता था। इस शहर के ऊंचे ऊंचे वॉल्स, भव्य मंदिर और सोने चांदी की भरमार इसे बाकियों से अलग बनाते थे। लेकिन बेबीलोन की सबसे खास बात क्या थी? यहाँ के लोग, जिन्होंने वेल्थ क्रिएट करने के ऐसे नियम सीखे थे जो आज भी उतने ही पावरफुल हैं जितने हजारों साल पहले थे। यह किताब हमें उन प्रिंसिपल्स की याद दिलाती है जो सिंपल होने के बावजूद लाइफ चेंजिंग हैं। कहानी की शुरुआत होती है दो दोस्तों से, बंसीर और कोबी। बंसीर एक चैरियट बिल्डर है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसके पास पैसा नहीं टिकता। उसकी जिंदगी स्ट्रगल से भरी है। वह अपने घर के बाहर बैठा सोच रहा है, मैंने सालों से काम किया, लेकिन फिर भी मेरे पास न वेल्थ है न लक्ष्री। आखिर क्यों? तभी उसका दोस्त कोबी आता है, जो एक म्यूजिशियन है। वह भी यही शिकायत करता है, हम टैलेंट रखते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी हम गरीब क्यों हैं? दोनों की बातें हमें एक बहुत बड़ा ट्रूथ बताती हैं। पैसा कमाना काफी नहीं है, वेल्थ बिल्ड करना अलग स्किल है। बंसीर कहता है, काश हमारे पास सोने के सिक्कों की एक बड़ी थैली होती। कोबी जवाब देता है, काश ऐसा हो पाता, लेकिन हमें कोई सीक्रेट पता नहीं। तभी दोनों एक सवाल पर पहुंचते हैं, अगर कोई हमें वेल्थ बनाने के प्रिंसिपल्स सिखा दे। और तब उन्हें याद आता है बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी आर्काड। आर्काड एक आम आदमी से शुरू हुआ था, लेकिन अब वह बेबीलोन का रिचेस्ट मैन है। लोग उसे रिस्पेक्ट करते हैं, उसके पास प्रॉपर्टीज, गोल्ड और पावर सब कुछ है। तो क्यों न उससे सीखें? दोनों डिसाइड करते हैं कि वे आर्काड से मिलने जाएंगे और उससे वेल्थ बनाने का सीक्रेट पूछेंगे। अब इमेजिन करो, आप भी बंसीर या कोबी जैसे हो सकते हो। आप मेहनत करते हो, लेकिन महीने के एंड में अकाउंट खाली। क्यों? क्योंकि हमने पैसे के साथ सही रिलेशन नहीं सीखा। यही किताब हमें सिखाती है। बंसीर और कोबी अपने कुछ और दोस्तों को लेकर आर्काड के पास जाते हैं। सबके दिमाग में एक ही सवाल, आर्काड, तुम इतने अमीर कैसे बने? हमें भी सिखाओ। आर्काड मुस्कुराता है और कहता है, मैं एक सिंपल आदमी था। न मेरे पास कोई जादू था, न इनहेरिटेंस। मैंने वही किया जो हर कोई कर सकता है। फर्क इतना है कि मैंने पैसे को समझा। मैंने उसे मेरे लिए काम करना सिखाया। फिर वह बताता है, मैं एक हम्बल स्क्राइब था जो दूसरे लोगों के लिए टैबलेट्स पर राइटिंग करता था। मेरी इनकम बहुत कम थी, लेकिन मैंने एक बात सीखी, अगर मैं दूसरों की वेल्थ बनाने में मदद कर सकता हूं, तो मैं अपनी वेल्थ क्यों नहीं बना सकता? यहीं से पहला गोल्डन रूल आता है, स्टार्ट दाई पर्स टू फैटनिंग। मतलब अपनी थैली को मोटा करना शुरू करो। कैसे? अपनी इनकम का कम से कम 10% सेव करो। चाहे इनकम कितनी भी छोटी हो, हर बार खुद को पहले पे करो। आर्काड समझाता है, हमेशा खुद को पहले पे करो, बाकी एक्सपेंसेस बाद में मैनेज करो। यह बात सिंपल लगती है, लेकिन यही रिचेस्ट लोगों की आदत है। जितनी बार पैसा हाथ में आता है, हम पहले दूसरों को पे करते हैं। रेंट, बिल्स, लोन्स और खुद को आखिरी में रखते हैं। यही मिस्टेक है। अगर आप खुद को पहले पे करते हो, धीरे धीरे वेल्थ ग्रो होने लगेगी। फिर आर्काड बताता है कि उसने क्या किया। उसने इनकम का 10% सेव करना शुरू किया, चाहे उसकी इनकम कितनी भी छोटी थी। शुरुआत में मुश्किल लगा, लेकिन कुछ समय बाद आदत बन गई। एक साल में उसने एक डिसेंट अमाउंट सेव कर लिया। लेकिन सिर्फ सेव करना इनफ नहीं है। अगर पैसा आपके पास पड़ा रहेगा, तो इन्फ्लेशन और टेम्पटेशंस उसे खा जाएंगे। इसलिए दूसरा प्रिंसिपल आता है, पैसे को काम पर लगाओ। आर्काड कहता है, हर गोल्ड का बच्चा होना चाहिए। मतलब आपका पैसा और पैसा पैदा करे। यही कंपाउंड ग्रोथ है। वह एक एग्जाम्पल देता है, अगर आप 10 सोने के सिक्के सेव करते हो और उन्हें इन्वेस्ट करते हो, तो वे सिक्के और सिक्के पैदा करेंगे। अगर आपने वाइजली इन्वेस्ट किया, तो वेल्थ एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी।
लेकिन यहाँ एक कॉशन भी है। कई लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं। आर्काड वार्न्स करता है, नेवर इन्वेस्ट इन थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड। नॉलेज के बिना इन्वेस्टमेंट गैम्बलिंग है। हमेशा एक्सपर्ट्स की सलाह लो, लेकिन ऐसे एक्सपर्ट्स जो ट्रस्टवर्दी हों और जिनका खुद का इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट से जुड़ा हो। अब कहानी वापस बंसीर और कोबी पर आती है। वे सुन रहे हैं और रियलाइज कर रहे हैं कि उनकी बिगेस्ट मिस्टेक यही थी और वे अर्न करते रहे, स्पेंड करते रहे, लेकिन कभी वेल्थ क्रिएट करने का सिस्टम नहीं बनाया। आर्काड कहता है, वेल्थ बिल्डिंग एक स्लो और स्टेडी प्रोसेस है, कोई मैजिक ट्रिक नहीं। बेबीलोन के लोग इसी प्रिंसिपल पर जीते थे। वे जानते थे कि अगर सोना कंट्रोल में हो तो प्रॉस्पेरिटी ऑटोमेटिक है, लेकिन अगर सोना कंट्रोल में नहीं तो गरीबी आएगी। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन है, कंट्रोल दाय एक्सपेंसेस। सिर्फ इनकम बढ़ाना वेल्थ नहीं लाता। अगर एक्सपेंसेस अनकंट्रोल्ड हैं तो इनकम चाहे कितनी भी हो, आप ब्रोक रहोगे। इसलिए एक्सपेंसेस को डिसिप्लिन करो। आर्काड ने एक और कॉन्सेप्ट दिया, बजट योर नीड्स एंड डिजायर्स। मतलब जरूरत और चाहत में फर्क करो। हर चीज खरीदने की जरूरत नहीं। अपने डिजायर्स को प्रायोरिटाइज करो और बाकी वेट कराओ। अब सोचो, यह एडवाइस 4000 साल पुरानी है, लेकिन आज भी रेलेवेंट है। आज हम क्रेडिट कार्ड्स, ईएमआई, लोन्स में फंस जाते हैं क्योंकि हम हर डिजायर तुरंत फुलफिल करना चाहते हैं। लेकिन रियल वेल्थ तब आती है जब आप अपने डिजायर्स को कंट्रोल करते हो और अपने पैसे को काम पर लगाते हो। जैसे जैसे आर्काड अपनी बातें खत्म करता है, बंसीर और कोबी के चेहरे पर एक नई होप दिखती है। वे समझ जाते हैं कि सीक्रेट कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि सिंपल और पावरफुल हैबिट्स हैं। सेव करो, इन्वेस्ट करो, एक्सपेंसेस कंट्रोल करो और पेशेंस रखो। आर्काड ने जब अपने दोस्तों को पहला प्रिंसिपल सिखाया, अपनी इनकम का कम से कम 10% सेव करना, तब उसने उन्हें एक बड़ा सवाल पूछा, अगर तुम यह हैबिट बना लोगे तो क्या करोगे उन सेविंग्स का? सबने अलग अलग जवाब दिए। कोई बोला इन्वेस्ट करूंगा, कोई बोला लक्सरी खरीदूंगा, कोई बोला लोन चुका दूंगा। आर्काड मुस्कुराया और कहा, यही फर्क है उन लोगों में जो वेल्थ बनाते हैं और उन लोगों में जो अपना पैसा वेस्ट कर देते हैं। गोल्ड यानी पैसा एक स्लेव की तरह है। अगर तुम उसे कंट्रोल करोगे तो वो तुम्हारे लिए काम करेगा, लेकिन अगर तुम केयरलेस रहोगे तो वो तुम्हें छोड़ देगा। फिर आर्काड ने एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, 5 लॉज ऑफ गोल्ड। ये लॉज बेबीलोन में वेल्थ बनाने की बैकबोन थे और आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। आर्काड ने इन लॉज को एक स्टोरी के जरिए समझाया ताकि उसके दोस्तों को यह बात डीपली समझ आए। उसने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक अमीर मर्चेंट था, वो नाम था कालाबाब। कलाबाब वह एक मार्केट में ट्रेड करता था। एक दिन उसने अपने बेटों को वेल्थ का लेसन देने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने दोनों बेटों को इक्वल गोल्ड दिया और कहा, 1 साल बाद वापस आओ और मुझे बताओ तुमने क्या किया। एक बेटे ने वेल्थ मल्टीप्लाई कर दी, दूसरे ने सब खो दिया। क्यों? क्योंकि एक ने 5 लॉज ऑफ गोल्ड फॉलो किए और दूसरे ने इग्नोर किया। अब आर्काड डिटेल्स में लॉज एक्सप्लेन करता है। पहला कानून, गोल्ड हमेशा उस आदमी के पास आता है जो अपनी इनकम का कम से कम 10% सेव करता है। यह सबसे बेसिक प्रिंसिपल है। अगर तुम खुद को पहले पे नहीं करते तो तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। जितनी भी इनकम हो, पहले 10% निकालो और सेव करो। यह हैबिट तुम्हारे लिए एक फाउंडेशन बनाएगी। आर्काड कहता है, गोल्ड को अट्रैक्शन होता है डिसिप्लिन्ड सेवर की तरफ। इमेजिन करो, एक आदमी हर महीने 10% सेव कर रहा है। 1 साल में उसकी सेविंग इतनी हो जाएगी कि वह अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सके, जबकि केयरलेस स्पेंडर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। दूसरा कानून, गोल्ड मेहनत करता है और बढ़ता है जब उसे वाइजली इन्वेस्ट किया जाता है। पैसा सिर्फ रखने से ग्रो नहीं करता।
अगर तुम उसे सही जगह इन्वेस्ट करोगे तो वह और पैसा बनाएगा। जैसे एक ट्री ग्रो करता है और फ्रूट्स देता है, वैसे ही गोल्ड भी ग्रो करता है अगर उसे प्रोडक्टिव वेंचर्स में लगाया जाए। यहाँ एक की वर्ड है वाइजली इन्वेस्ट। मतलब पहले नॉलेज लो, रिसर्च करो, फिर इन्वेस्ट करो। कई लोग जल्दी रिच बनने के चक्कर में ऐसे वेंचर्स में पैसा डाल देते हैं जिन्हें वे समझते ही नहीं, और फिर लॉसेस होते हैं। तीसरा कानून, गोल्ड हमेशा सुरक्षित रहता है जब उसे ऐसे लोगों के गाइडेंस में इन्वेस्ट किया जाए जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हों। यानी अगर तुम्हें किसी इन्वेस्टमेंट का आइडिया नहीं है तो एडवाइस लो उन लोगों से जो ट्रस्टवर्दी हैं और जिनका इंटरेस्ट तुम्हारे साथ अलाइन करता है। ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट करना या ऐसे डील्स में जंप करना जो अनबिलीवेबल लगें, यह डिस्ट्रक्शन का रास्ता है। आर्काड ने एग्जाम्पल दिया, एक बार उसने बिना सोचे समझे जेम्स के बिजनेस में इन्वेस्ट किया क्योंकि उसने सुना था कि प्रॉफिट बहुत होगा, लेकिन उसे स्टोन्स की क्वालिटी का नॉलेज नहीं था। नतीजा, उसका पैसा डूब गया। इस स्टोरी से सब समझ गए कि नॉलेज के बिना पैसा लगाना मतलब अपनी मेहनत की कमाई को रिस्क पर डालना। चौथा कानून, गोल्ड उस आदमी से भाग जाता है जो उसे ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है जिनके प्रिंसिपल्स वह नहीं समझता। यानी अपनी लिमिट्स को रिकॉग्नाइज करो। अगर तुम्हें किसी बिजनेस का एबीसी भी नहीं पता तो सिर्फ लालच में पैसा मत डालो। आज के टाइम में भी यही होता है और लोग क्रिप्टो या किसी अननोन स्कीम में पैसे डाल देते हैं सिर्फ इसलिए कि सब कमा रहे हैं, लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो लॉस तय है। पांचवा कानून, गोल्ड उस आदमी से भाग जाता है जो उसे इम्पॉसिबल अर्निंग्स के लिए रिस्क में डालता है। यानी ग्रीड सबसे बड़ी एनिमी है। अगर कोई कहता है कि 10 दिन में पैसा डबल होगा तो यह ट्रैप है। बेबीलोन के लोग भी यह जानते थे, क्विक रिचेस का लालच हर टाइम होता है, लेकिन जो पेशेंट रहते हैं वही रिच बनते हैं। इन 5 लॉस को सुनकर बंसीर और कोबी के दिमाग में क्लैरिटी आ जाती है। वे समझते हैं कि वेल्थ बनाना कोई लक या मैजिक नहीं है, यह सिंपल हैबिट्स और राइट डिसीजंस का गेम है। आर्काड ने फिर उनसे कहा, अगर तुम इन लॉस को फॉलो करोगे तो गोल्ड तुम्हारा लॉयल सर्वेंट बन जाएगा, लेकिन अगर तुम इन्हें इग्नोर करोगे तो गोल्ड तुमसे भाग जाएगा और तुम्हें पॉवर्टी मिलेगी। अब इमेजिन करो, यह बात आज के वर्ल्ड में कितनी पावरफुल है। हम सब चाहते हैं कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करे, लेकिन हम कई बार ग्रीड, इग्नोरेंस और इम्पेशंस की वजह से गलत स्टेप्स ले लेते हैं। आर्काड हमें एक क्लियर रोड मैप देता है, पहले सेव करो, फिर वाइजली इन्वेस्ट करो, एक्सपर्ट एडवाइस लो, रिस्की वेंचर्स से बचो और पेशेंस रखो। बेबीलोन की सोसाइटी में इन प्रिंसिपल्स को इतनी इंपॉर्टेंस थी कि हर यूथ को यह लेसन्स सीखने होते थे। वेल्थ वहां सिर्फ रिच फैमिलीज तक सीमित नहीं थी, वह हर कोई अमीर बन सकता था अगर वह इन लॉस को फॉलो करे। और यही रीजन था कि बेबीलोन दुनिया का रिचेस्ट सिटी बना। अब आर्काड ने एक और डीप पॉइंट रखा, वेल्थ सिर्फ गोल्ड या सिल्वर का नाम नहीं है। वेल्थ का मतलब है सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंस और एक ऐसी लाइफ जहां तुम अपनी डिजायर्स को फुलफिल कर सको बिना डर के। यह बात सुनकर सभी दोस्तों के फेसेस पर एक नई चमक आ गई। वे रियलाइज करते हैं कि वेल्थ सिर्फ लक्ष्री नहीं बल्कि फ्रीडम है। बेबीलोन के लोग मानते थे कि अगर तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो तो पहले अपने पैसे को कंट्रोल करना सीखो, और इसके लिए सबसे पहले खुद को डिसिप्लिन करो। यह बात आज भी उतनी ही पावरफुल है। बेबीलोन का समाज एक सिंपल लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल पर चलता था, और जो मेहनत करता है वही एंजॉय करता है। लेकिन वहां भी लोग लोन्स लेते थे, डेब्ट्स में फंसते थे। फर्क यह था कि वहां डेट को लाइटली नहीं लिया जाता था। वहां की फिलॉसफी थी, अगर तुम किसी का पैसा लेते हो तो यह तुम्हारा मॉरल और लीगल ड्यूटी है कि उसे रीपे करो। कहानी शुरू होती है एक आदमी से और नाम है दाबासीर दबसीर। दाबासीर एक कैमल ट्रेडर था, लेकिन उसकी लाइफ हमेशा ऐसी नहीं थी। वह कभी एक गरीब आदमी था जो गलत हैबिट्स और केयरलेस एटीट्यूड के कारण डीप डेट में फंस गया था।
दाबासीर की कहानी हमें सिखाती है कि डेट से बाहर निकलना पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर और सही स्टेप्स की जरूरत होती है। दाबासीर खुद अपनी स्टोरी सुनाता है। वह कहता है, मैं एक टाइम पर एक एवरेज आदमी था। मेरे पास एक छोटी सी इनकम थी, लेकिन मेरे डिजायर्स बहुत बड़े थे। मुझे लक्सुरी पसंद थी। मैं हर चीज चाहता था, अच्छे कपड़े, पार्टीज और हर वो चीज जो वेल्दी लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने क्या किया? मैंने बोरो करना शुरू किया। पहले एक दोस्त से, फिर दूसरे से, फिर मर्चेंट से। धीरे धीरे मेरी रेप्यूटेशन खराब हो गई। लोग मुझे अवॉइड करने लगे और मैं शर्मिंदा हो गया। आखिर एक दिन मेरे क्रेडिटर्स ने मुझे पकड़ लिया और मुझे स्लेव बना दिया। यहाँ एक बड़ा लेसन है। जब हम अनकंट्रोल्ड डिजायर्स और लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से बोरोइंग शुरू करते हैं, तो हम खुद को स्लेवरी की तरफ पुश करते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में भी यही होता है कि क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स, ईएमआईज। शुरुआत में लगता है कि यह हेल्प है, लेकिन यह स्लोली एक ट्रैप बन जाता है। दाबासीर की कहानी आगे बढ़ती है। वह बताता है कि स्लेव बनने के बाद उसकी जिंदगी हेल जैसी हो गई। एक मर्चेंट ने उसे एक कैरावैन के साथ ट्रेड के लिए डेजर्ट भेज दिया। वहां उसकी हालत इतनी खराब हुई कि उसने सोचा कि या तो मैं मर जाऊंगा या अपनी लाइफ चेंज करूंगा। तभी उसे एक रियलाइजेशन हुआ, मेरी हालत किसी और ने नहीं बनाई, मैंने खुद बनाई। मैंने खुद पैसे बोरो किए, खुद वेस्ट किए। अगर मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूं, तो मैं उसे करेक्ट भी कर सकता हूं। उसने खुद से वादा किया, मैं वापस बेबीलोन जाऊंगा और हर उस आदमी का पैसा लौटाऊंगा जिससे मैंने बोरो किया है। चाहे मुझे कितने भी साल लग जाएं, लेकिन मैं फ्री आदमी बनूंगा। दाबासीर डेजर्ट से भागकर बेबीलोन लौट आया। उसने अपने क्रेडिटर्स को ढूंढा और उनसे कहा, मैं तुम्हारा पैसा चुका दूंगा। मेरे पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन मैं प्लान बनाऊंगा और फॉलो करूंगा। यह सुनकर कुछ लोग हंसे, कुछ ने बिलीव किया, लेकिन दाबासीर कमिटेड था। उसने वेल्थ बिल्डिंग के बेसिक रूल्स अप्लाई करना शुरू किया। सबसे पहले उसने इनकम सोर्स क्रिएट किया। उसने फिर से कैमल ट्रेडिंग शुरू की। उसने अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा सेविंग्स में डाला, एक हिस्सा लिविंग एक्सपेंसेस में और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक हिस्सा डेट रीपेमेंट में। उसने अपने क्रेडिटर्स को इक्वल प्रोपोर्शन में पेमेंट्स भेजनी शुरू की। यहाँ एक पावरफुल प्रिंसिपल आता है, पे योरसेल्फ फर्स्ट, देन पे योर डेब्ट्स। दाबासीर ने खुद को पहले पे करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि अगर वह खुद को पे नहीं करेगा, तो कभी वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाएगा। वह अपनी इनकम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता था। 10% खुद के लिए सेविंग्स, 20% डेब्ट्स रीपे करने के लिए, बाकी 70% लिविंग एक्सपेंसेस। स्लोली बट श्योरली दाबासीर ने सारे डेब्ट्स क्लियर कर दिए। वह न सिर्फ फ्री हुआ बल्कि एक वेल्दी मैन भी बना। उसकी स्टोरी पूरे बेबीलोन में फैल गई और लोग उसे रिस्पेक्ट करने लगे। इस स्टोरी से हमें क्या लेसन्स मिलते हैं? पहला, डेट कोई क्राइम नहीं है, लेकिन उसे इग्नोर करना सबसे बड़ा मिस्टेक है। अगर आप लोन्स में हैं, तो गिल्ट और शेम में जीने से बेहतर है एक्शन लेना। दूसरा, कमिटमेंट और डिसिप्लिन हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कितने भी बड़े डेब्ट्स हो। अगर आप स्टेडी पेमेंट्स कर रहे हो और वेल्थ बिल्डिंग हैबिट्स डेवलप कर रहे हो, तो आप फ्री हो सकते हो। तीसरा, डिजायर्स को कंट्रोल करना जरूरी है। दाबासीर की बिगेस्ट मिस्टेक यही थी। उसने डिजायर्स को कंट्रोल नहीं किया और बोरो करके लक्सुरी चेस की। मॉडर्न वर्ल्ड में भी यही होता है। हम स्टेटस दिखाने के लिए क्रेडिट कार्ड्स यूज करते हैं और फिर ईएमआईज की स्लेवरी में फंसते हैं। चौथा, प्लान बनाओ और उसे फॉलो करो। बिना प्लान के रीपेमेंट पॉसिबल नहीं है। दाबासीर का फॉर्मूला सिंपल था, इनकम को 3 हिस्सों में बांटो और कंसिस्टेंटली अप्लाई करो। बेबीलोन में डेब्ट्स को सेटल करने का तरीका भी बहुत सिस्टमैटिक था। अगर कोई आदमी लोन नहीं चुका पाता था, तो उसे फिजिकली पनिश नहीं किया जाता था। जब तक फ्रॉड ना हो, उसे टाइम दिया जाता था और उसका रिस्पेक्ट डिपेंड करता था उसकी ऑनेस्टी पर।
अगर वह एफर्ट दिखाता था तो सोसाइटी उसे सपोर्ट करती थी। यह अप्रोच आज भी रेलेवेंट है। लेंडर्स को चाहिए कि वे बोरोअर्स को एजुकेट करें और बोरोअर्स को चाहिए कि वे कमिटमेंट दिखाएं। दाबासीर की स्टोरी खत्म होती है इस लेसन के साथ। वेल्थ सिर्फ अर्निंग से नहीं आती, वेल्थ आती है सही हैबिट्स से। अगर आप अनकंट्रोल्ड स्पेंडिंग और अननेसेसरी लोन्स से बचते हो और अपने पैसे को कंट्रोल करते हो तो कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस परमानेंट नहीं है। बेबीलोन में वेल्थ बिल्ड करने के बाद अगला बड़ा सवाल था पैसा कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करें। कैसे इंश्योर करें कि पैसा न डूबे और स्टेडिली ग्रो करे, क्योंकि यह ह्यूमन नेचर है। जब किसी के पास एक्स्ट्रा गोल्ड आता है तो वह उसे जल्दी से मल्टीप्लाई करना चाहता है, लेकिन यही डिजायर कई बार डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाती है। आर्काड ने अपने दोस्तों को पहले भी वार्न किया था, गोल्ड एक ओबीडियंट सर्वेंट है लेकिन केयरलेस मास्टर को छोड़कर भाग जाता है। इसलिए बेबीलोन के वेल्दी लोग हमेशा एक प्रिंसिपल फॉलो करते थे, प्रिजर्व दाई वेल्थ बिफोर यू सीक टू ग्रो इट, यानी पहले पैसे की सेफ्टी एंश्योर करो फिर ग्रोथ के बारे में सोचो। इस प्रिंसिपल को समझाने के लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, दी गोल्ड लेंडर ऑफ बेबीलोन। कहानी शुरू होती है एक आदमी से और नाम है रोदन। रॉडन बेबीलोन का एक सिंपल स्पीयर मेकर था। एक दिन उसे अनएक्सपेक्टेड वेल्थ मिलती है। उसे राजा से एक बड़ी पेमेंट मिली क्योंकि उसने आर्मी के लिए हाई क्वालिटी स्पीयर्स बनाए थे। सडनली उसके पास इतनी वेल्थ आ जाती है कि वह कंफ्यूज्ड हो जाता है, इतना सारा गोल्ड अब क्या करूं। यह सिचुएशन आज भी बहुत रिलेटेबल है। जब हमें बोनस या सडन पैसा मिलता है तो एक्साइटमेंट में हम गलत डिसीजंस कर लेते हैं। यही हुआ रॉडन के साथ। उसके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स उसके पास आने लगे एडवाइस के लिए, और या यूं कहें पैसे उधार लेने के लिए। हर कोई कह रहा था तुम्हें पैसा यूज करना चाहिए ताकि हम एक प्रॉफिटेबल वेंचर स्टार्ट कर सकें। लेकिन रॉडन स्मार्ट था, उसे पता था कि डिसीजंस क्विकली नहीं लेने चाहिए। रॉडन हेल्प के लिए गया एक एक्सपीरियंस्ड आदमी के पास, नाम है मैथन, जो बेबीलोन का सबसे फेमस गोल्ड लेंडर था। मथोन को वेल्थ मैनेजमेंट और लेंडिंग में डेकेड्स का एक्सपीरियंस था। उसने रॉडन से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? रॉडन बोला, नहीं, लेकिन मेरे कजिन्स और फ्रेंड्स कह रहे हैं कि मैं उन्हें गोल्ड दूं ताकि वे प्रॉफिटेबल बिजनेस कर सकें। मथोन ने हंसते हुए कहा, यही सबसे बड़ा ट्रैप है। जब किसी के पास पैसा आता है उसके आसपास के लोग सडनली उसे जीनियस समझने लगते हैं। वे उसे कन्विंस करते हैं कि वह उनके प्लान्स में इन्वेस्ट करे। लेकिन रिमेंबर, अगर वे इतने श्योर होते तो खुद पैसा लगाते। फिर मथोन ने एक पावरफुल एडवाइस दी, गोल्ड को सिर्फ उन लोगों को उधार दो या इन्वेस्ट करो जिनके पास एक्सपीरियंस और एबिलिटी है पैसे को सेफ रखने की। उसने एग्जाम्पल दिया, अगर तुम्हारा कजिन ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है लेकिन उसे उस बिजनेस का ABC नहीं पता तो ये गैम्बलिंग है। लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस्ड ज्वेलर लोन मांगता है तो यह सेफ है क्योंकि उसके पास नॉलेज है और उसने पहले सक्सेस अचीव किया है। यह प्रिंसिपल आज भी उतना ही रेलेवेंट है। मॉडर्न वर्ल्ड में भी लोग फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के प्रेशर में पैसे इन्वेस्ट करते हैं या उधार देते हैं और बाद में रिलेशनशिप्स खराब हो जाती हैं। रीजन, बिना एक्सपीरियंस और बिना गारंटी पैसे देना, मतलब अपने गोल्ड को रिस्क में डालना। मथोन ने रॉडन को एक और रूल बताया, ऑलवेज आस्क फॉर सिक्योरिटी। बेबीलोन में किसी को भी बिना कोलाटरल लोन नहीं दिया जाता था। यह सिर्फ लीगल प्रोटेक्शन नहीं थी बल्कि एक साइकोलॉजिकल चेक भी थी। अगर बोरोअर कोलाटरल दे रहा है तो इसका मतलब वह सीरियस है। अगर वह कोलाटरल देने से मना करता है तो यह रेड फ्लैग है। फिर मथोन ने एक गोल्डन सेंटेंस कहा, बेटर लिटिल कॉशन दैन अ ग्रेट रिग्रेट, यानी थोड़ा कॉशियस रहना हमेशा बेटर है बजाय इसके कि बाद में ह्यूज लॉस झेलना पड़े। रॉडन ने यह एडवाइस फॉलो की। उसने अपने गोल्ड को ऐसे वेंचर्स में इन्वेस्ट किया जो सेफ और प्रोडक्टिव थे और हर लोन के लिए प्रॉपर सिक्योरिटी ली। नतीजा, उसका पैसा सेफ रहा और स्टेडिली ग्रो करता रहा।
इस स्टोरी से हमें कई की लेसन्स मिलते हैं। पहला, और जब भी सडन वेल्थ मिले तुरंत एक्साइटमेंट में डिसीजंस मत लो। पहले सोचो, प्लान करो और एक्सपर्ट्स से एडवाइस लो। दूसरा, का पैसा हमेशा उसी को दो जिसे नॉलेज है और जिसने पास्ट में अपने काम में सक्सेस प्रूव की है। तीसरा, इमोशंस को कंट्रोल करो। रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के प्रेशर में पैसा देना सबसे बड़ा रिस्क है। अगर देना ही है तो रिटर्न अग्रीमेंट और सिक्योरिटी लो। चौथा, हाई रिटर्न्स के लालच में रिस्की वेंचर्स में मत कूदो। वेल्थ बिल्डिंग एक स्लो प्रोसेस है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की डीपर फिलॉसफी की, जो बेबीलोन सिखाता है। बेबीलोनियन लोग हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते थे। वे जानते थे कि पैसा ओवरनाइट डबल करने की कोशिश डिस्ट्रक्शन है। इसलिए वे शॉर्ट टर्म ग्रीड को अवॉइड करते थे और कंपाउंड ग्रोथ पर फोकस करते थे। आर्काड ने अपने लेसन्स में एक और बात कही थी, गोल्ड ग्रोज रैपिडली व्हेन इन्वेस्टेड इन बिजनेसेस यू अंडरस्टैंड। यह आज के वर्ल्ड में म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और सिप्स पर भी अप्लाई होता है। अगर नॉलेज नहीं है तो एक्सपर्ट्स की हेल्प लो, लेकिन ब्लाइंडली किसी के पीछे मत भागो। बेबीलोन का एक और गोल्डन रूल था, गार्ड दाई ट्रेजर फ्रॉम लॉस। इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते समय हमेशा रिस्क एनालाइज करो। अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपको हाई रिटर्न प्रॉमिस कर रही है लेकिन उसमें हाई रिस्क है तो अवॉइड करो। यह प्रिंसिपल आज के स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट पर भी परफेक्टली फिट बैठता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा विजडम यही है, पैसा सिर्फ तब ग्रो करता है जब उसे सुरक्षित और प्रोडक्टिव यूज में लगाया जाए। और सेफ्टी का मतलब है प्रॉपर प्लानिंग, एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजंस और ग्रीड से बचना। पार्ट 4 के अंत में एक पावरफुल क्वोट रिपीट करते हैं, बेटर अ लिटिल कॉशन दैन अ ग्रेट रिग्रेट। बेबीलोन के लोग इसे हर फाइनेंशियल डिसीजन में याद रखते थे और यही रीजन है कि उनकी वेल्थ जेनरेशंस तक सेफ रहती थी। बेबीलोन में लोग अक्सर एक डिबेट करते थे, क्या वेल्थ किस्मत से आती है या मेहनत से? यह सवाल आज भी उतना ही रेलेवेंट है। बहुत लोग बिलीव करते हैं कि रिच लोग लकी होते हैं, लेकिन बेबीलोन के एक्सपीरियंस ने सिखाया कि लक हमेशा प्रिपेयर्ड माइंड्स के साथ होती है। लक कोई मैजिक नहीं है, यह अपॉर्चुनिटी और प्रिपरेशन का कॉम्बिनेशन है। इस बात को समझाने के लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, द लकीएस्ट मैन इन बेबीलोन। कहानी शुरू होती है एक ग्रुप ऑफ मेन के साथ जो टेम्पल में बैठे वेल्थ पर डिस्कशन कर रहे थे। उनमें से एक था शरू नाडा, जो बेबीलोन का एक रिस्पेक्टेड मर्चेंट था। उन्होंने एक सवाल उठाया, किसे कहेंगे सबसे लकी मैन इन बेबीलोन? हर किसी ने अलग आंसर दिया। कोई बोला, वह आदमी जिसे गोल्ड माइंस में ट्रेजर मिल जाए। कोई बोला, वह आदमी जिसे किसी रिच अंकल से इनहेरिटेंस मिल जाए। तभी एक ओल्ड वाइज मैन ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कौन है बेबीलोन का लकीएस्ट मैन। और वह है जो हर अपॉर्चुनिटी को पहचानता है और उसका यूज करता है। और फिर उसने एक रील स्टोरी सुनाई जो आज भी मोटिवेशनल है। कहानी का हीरो है शारू नाडा खुद। वह कहता है, मैं आज वेल्दी हूँ, लेकिन एक टाइम था जब मैं एक स्लेव था। यह सुनकर सब शॉक्ड रह जाते हैं। शारू नाडा ने अपनी जर्नी सुनाई। वह बताता है कि कैसे उसे बचपन में कुछ गलत डिसीजंस की वजह से बेच दिया गया था और वह स्लेव बन गया। उसे एक कैरावैन में काम करना पड़ा, ऊँटों की देखभाल, सामान ढोना और डेजर्ट की एक्सट्रीम हीट सहना। उसकी जिंदगी होपलेस लग रही थी, लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, अगर मैं स्लेव बनकर जीता रहूंगा तो मेरी लाइफ खत्म है। अगर मुझे फ्रीडम चाहिए तो मुझे खुद को प्रूव करना होगा। शारू नाडा को एक मौका मिला जब उसका मास्टर बीमार हो गया और कैरावान का सारा लोड मैनेज करने के लिए किसी की जरूरत थी। बाकी स्लेव्स डर गए, लेकिन शारू नाडा ने आगे बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उसने कैरावान को सेफली डेस्टिनेशन तक पहुंचाया और प्रॉफिट एंश्योर किया। मास्टर इम्प्रेस्ड हुआ और उसे रिवॉर्ड के तौर पर कुछ गोल्ड कॉइन्स दिए। यह पहला पॉइंट है जहां लक ने उसे टच किया। लेकिन अगर उसने अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं की होती तो यह लक कभी काम नहीं करती। उसने गोल्ड को वेस्ट नहीं किया,
उसने सोचा, इस पैसे को मल्टीप्लाई करना है। उसने एक स्मॉल ट्रेड शुरू किया, डेट्स खरीद कर बेचता, फिर स्मॉल गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगा। स्लोली उसने इतना पैसा जमा किया कि अपने फ्रीडम के लिए पेमेंट कर सका। यहाँ बिगेस्ट लेसन है, लक उन पर मुस्कुराती है जो रेडी होते हैं। अगर शारू नाड़ा प्रिपेयर्ड माइंड के साथ नहीं होता तो वह कैरावान मैनेज करने का चांस मिस कर देता। अगर उसने अर्न्ड गोल्ड को वाइजली यूज नहीं किया होता तो वह लाइफ भर स्लेव रहता। स्टोरी के एंड में वाइज मैन कहता है, लक कोई गॉडेस है जो रैंडम लोगों को फेवर करती है, यह मिथ है। असली लक वह है जो एक्शन टेकिंग और प्रिपेयर्ड लोगों को मिलती है। इस बात को बेबीलोन में एक प्रोवर्ब के रूप में रिपीट किया जाता था, एक्शन अट्रैक्ट्स लक, आइडलनेस ड्राइव्स इट अवे। यानी जो लोग वेट करते रहते हैं कि लक उनकी डोर नॉक करेगी, वे कभी सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन जो लोग अपने स्किल इंप्रूव करते हैं, अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी रहते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, उनके साथ लक होती है। अब सोचो, यह प्रिंसिपल आज भी कितना पावरफुल है। मॉडर्न वर्ल्ड में भी अपॉर्चुनिटीज हर जगह हैं, बिजनेस आइडियाज, इन्वेस्टमेंट्स, साइड हसल्स, लेकिन हम में से बहुत लोग उन्हें इग्नोर करते हैं क्योंकि या तो हम लेजी हैं या स्कैर्ड हैं। फिर हम दूसरों को देख के कहते हैं, उसकी किस्मत अच्छी है। बेबीलोन के लोग इस बात को डीपली समझते थे। वे जानते थे कि अपॉर्चुनिटी हमेशा डिस्गाइज्ड फॉर्म में आती है, हार्ड वर्क, रिस्क और डिस्कम्फर्ट के रूप में। जो लोग इसे रिकॉग्नाइज करते हैं और एक्शन लेते हैं, वे ही लकी बनते हैं। इस चैप्टर का एक और हिडन मैसेज है, टाइमिंग मैटर्स, लेकिन प्रिपरेशन ज्यादा मैटर करती है। अगर अपॉर्चुनिटी आती है और आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो वह आपके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए बेबीलोन का रूल था, बी रेडी ऑलवेज। इसका मतलब है अपने फाइनेंसेस डिसिप्लिन रखो, सेविंग हैबिट डेवलप करो, नॉलेज बढ़ाओ, ताकि जब मौका आए तुम उसे पकड़ सको। लक की इस स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर बेबीलोन में एक और डिबेट हुई, क्या लकी बनने के लिए रिस्क लेना जरूरी है? और आंसर था हाँ, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क, यानी ऐसा रिस्क जहां लॉस होने पर भी आप सरवाइव कर सको। यही रीजन है कि आर्काड ने हमेशा कहा, नेवर पुट ऑल दाई गोल्ड इन वन बास्केट। यह एडवाइस डाइवर्सिफिकेशन की थी, मतलब सारे पैसे एक ही इन्वेस्टमेंट में मत डालो। स्टोरी खत्म होती है एक पावरफुल सेंटेंस से, मेन ऑफ एक्शन आर फेवर्ड बाय द गॉडेस ऑफ गुड लक। और यह आज भी उतना ही ट्रू है। अगर आप बैठकर इंतजार करते हो तो लक कभी नहीं आएगी, लेकिन अगर आप एक्टिवली अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हो और एक्शन लेते हो तो लक हमेशा आपकी साइड में होगी। अब इमेजिन करो, अगर हम इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो कितना फर्क आएगा। वेटिंग मोड से बाहर आकर एक्शन मोड में जाना ही असली गेम चेंजर है। बेबीलोन के लोग यही माइंडसेट रखते थे, प्रिपेयर, एक्ट एंड लेट लक फेवर यू। बेबीलोन में लोग अक्सर एक डिबेट करते थे, क्या वेल्थ किस्मत से आती है या मेहनत से? यह सवाल आज भी उतना ही रेलेवेंट है। बहुत लोग बिलीव करते हैं कि रिच लोग लकी होते हैं, लेकिन बेबीलोन के एक्सपीरियंस ने सिखाया कि लक हमेशा प्रिपेयर्ड माइंड्स के साथ होती है। लक कोई मैजिक नहीं है, यह अपॉर्चुनिटी और प्रिपरेशन का कॉम्बिनेशन है। इस बात को समझाने के लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, द लकीएस्ट मैन इन बेबीलोन। कहानी शुरू होती है एक ग्रुप ऑफ मेन के साथ जो टेम्पल में बैठे वेल्थ पर डिस्कशन कर रहे थे। उनमें से एक था शारू नाड़ा, जो बेबीलोन का एक रिस्पेक्टेड मर्चेंट था। उन्होंने एक सवाल उठाया, किसे कहेंगे सबसे लकी मैन इन बेबीलोन? हर किसी ने अलग आंसर दिया। कोई बोला, वह आदमी जिसे गोल्ड माइंस में ट्रेजर मिल जाए। कोई बोला, वह आदमी जिसे किसी रिच अंकल से इनहेरिटेंस मिल जाए। तभी एक ओल्ड वाइज मैन ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कौन है बेबीलोन का लकीएस्ट मैन। वह है जो हर अपॉर्चुनिटी को पहचानता है और उसका यूज करता है। और फिर उसने एक रियल स्टोरी सुनाई जो आज भी मोटिवेशनल है। कहानी का हीरो है शारू नाड़ा खुद। वह कहता है,
मैं आज वेल्दी हूं, लेकिन एक टाइम था जब मैं एक स्लेव था। यह सुनकर सब शॉक्ड रह जाते हैं। शारू नाडा ने अपनी जर्नी सुनाई। वह बताता है कि कैसे उसे बचपन में कुछ गलत डिसीजंस की वजह से बेच दिया गया था और वह स्लेव बन गया। उसे एक कैरावैन में काम करना पड़ा, ऊँटों की देखभाल, सामान ढोना और डेजर्ट की एक्सट्रीम हीट सहना। उसकी जिंदगी होपलेस लग रही थी। लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, अगर मैं स्लेव बनकर जीता रहूंगा तो मेरी लाइफ खत्म है। अगर मुझे फ्रीडम चाहिए तो मुझे खुद को प्रूव करना होगा। शारू नाडा को एक मौका मिला जब उसका मास्टर बीमार हो गया और कैरावान का सारा लोड मैनेज करने के लिए किसी की जरूरत थी। बाकी स्लेव्स डर गए, लेकिन शारू नाडा ने आगे बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उसने कैरावान को सेफली डेस्टिनेशन तक पहुंचाया और प्रॉफिट एंश्योर किया। मास्टर इम्प्रेस्ड हुआ और उसे रिवॉर्ड के तौर पर कुछ गोल्ड कॉइन्स दिए। यह पहला पॉइंट है जहां लक ने उसे टच किया। लेकिन अगर उसने अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं की होती तो यह लक कभी काम नहीं करती। उसने गोल्ड को वेस्ट नहीं किया। उसने सोचा, इस पैसे को मल्टीप्लाई करना है। उसने एक स्मॉल ट्रेड शुरू किया, डेट्स खरीद कर बेचता, फिर स्मॉल गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगा। स्लोली उसने इतना पैसा जमा किया कि अपने फ्रीडम के लिए पेमेंट कर सका। यहाँ बिगेस्ट लेसन है, लक उन पर मुस्कुराती है जो रेडी होते हैं। अगर शारू नाडा प्रिपेयर्ड माइंड के साथ नहीं होता तो वह कैरावान मैनेज करने का चांस मिस कर देता। अगर उसने अर्न्ड गोल्ड को वाइजली यूज नहीं किया होता तो वह लाइफ भर स्लेव रहता। स्टोरी के एंड में वाइज मैन कहता है, लक कोई गॉडेस है जो रैंडम लोगों को फेवर करती है, यह मिथ है। असली लक वह है जो एक्शन टेकिंग और प्रिपेयर्ड लोगों को मिलती है। इस बात को बेबीलोन में एक प्रोवर्ब के रूप में रिपीट किया जाता था, एक्शन अट्रैक्ट्स लक, आइडलनेस ड्राइव्स इट अवे। यानी जो लोग वेट करते रहते हैं कि लक उनकी डोर नॉक करेगी, वे कभी सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन जो लोग अपने स्किल इंप्रूव करते हैं, अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी रहते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, उनके साथ लक होती है। अब सोचो, यह प्रिंसिपल आज भी कितना पावरफुल है। मॉडर्न वर्ल्ड में भी अपॉर्चुनिटीज हर जगह हैं, बिजनेस आइडियाज, इन्वेस्टमेंट्स, साइड हसल्स, लेकिन हम में से बहुत लोग उन्हें इग्नोर करते हैं क्योंकि या तो हम लेजी हैं या स्कैर्ड हैं। फिर हम दूसरों को देख के कहते हैं, उसकी किस्मत अच्छी है। बेबीलोन के लोग इस बात को डीपली समझते थे। वे जानते थे कि अपॉर्चुनिटी हमेशा डिस्गाइज्ड फॉर्म में आती है, हार्ड वर्क, रिस्क और डिस्कम्फर्ट के रूप में। जो लोग इसे रिकॉग्नाइज करते हैं और एक्शन लेते हैं, वे ही लकी बनते हैं। इस चैप्टर का एक और हिडन मैसेज है, टाइमिंग मैटर्स, लेकिन प्रिपरेशन ज्यादा मैटर करती है। अगर अपॉर्चुनिटी आती है और आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो वह आपके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए बेबीलोन का रूल था, बी रेडी ऑलवेज। इसका मतलब है अपने फाइनेंसेस डिसिप्लिन रखो, सेविंग हैबिट डेवलप करो, नॉलेज बढ़ाओ, ताकि जब मौका आए तुम उसे पकड़ सको। लक की इस स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर बेबीलोन में एक और डिबेट हुई, क्या लकी बनने के लिए रिस्क लेना जरूरी है? और आंसर था कहाँ, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क, यानी ऐसा रिस्क जहां लॉस होने पर भी आप सरवाइव कर सको। यही रीजन है कि आर्काड ने हमेशा कहा, नेवर पुट ऑल दाई गोल्ड इन वन बास्केट। यह एडवाइस डाइवर्सिफिकेशन की थी, मतलब सारे पैसे एक ही इन्वेस्टमेंट में मत डालो। स्टोरी खत्म होती है एक पावरफुल सेंटेंस से, मेन ऑफ एक्शन आर फेवर्ड बाय द गॉडेस ऑफ गुड लक। और यह आज भी उतना ही ट्रू है। अगर आप बैठकर इंतजार करते हो तो लक कभी नहीं आएगी, लेकिन अगर आप एक्टिवली अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हो और एक्शन लेते हो तो लक हमेशा आपकी साइड में होगी। अब इमेजिन करो, अगर हम इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो कितना फर्क आएगा। वेटिंग मोड से बाहर आकर एक्शन मोड में जाना ही असली गेम चेंजर है। बेबीलोन के लोग यही माइंडसेट रखते थे, प्रिपेयर, एक्ट एंड लेट लक फेवर यू। बेबीलोन में लोग सिर्फ आज के लिए वेल्थ नहीं बनाते थे,
उनका बिलीफ था कि वेल्थ का अल्टीमेट पर्पस सिर्फ पर्सनल कंफर्ट नहीं, बल्कि फैमिली की सिक्योरिटी और आने वाली जनरेशन्स का फ्यूचर है। वे कहते थे, अगर तुम वेल्थ सिर्फ खुद के लिए बनाते हो, तो तुम्हारी सोच लिमिटेड है। वेल्थ का असली वैल्यू तब है जब यह तुम्हारे जाने के बाद भी दूसरों के काम आए। इस प्रिंसिपल को समझाने के लिए एक पावरफुल स्टोरी है, द एस्टेट ऑफ अ रिच मैन। कहानी शुरू होती है एक वेल्दी बेबीलोनियन मर्चेंट शारूनाडा से। वह अपने लक्सूरियस हाउस में बैठा था और अपनी लाइफ को याद कर रहा था। उसने कई साल मेहनत करके गोल्ड अक्यूमुलेट किया था, प्रॉपर्टीज खरीदी थीं और एक बड़ी रेप्यूटेशन बनाई थी। लेकिन जब वह ओल्ड हुआ और हेल्थ कमजोर होने लगी, तो उसने सोचा, अगर मैं कल मर गया तो मेरा वेल्थ किस काम आएगा? मेरी फैमिली कैसे मैनेज करेगी? उस समय बेबीलोन में कई ऐसे केसेस हुए थे जहां वेल्दी मैन के डेथ के बाद फैमिली रुइंड हो गई क्योंकि वेल्थ मैनेज करने का नॉलेज नहीं था और कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था। शारूनाडा ने यह मिस्टेक नहीं दोहराने का फैसला किया। उसने अपने सन्स को बुलाया और उनसे कहा, मेरी सारी वेल्थ तुम्हारे लिए है, लेकिन वेल्थ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी नॉलेज की इसे कैसे प्रोटेक्ट और ग्रो करना है। उसने उन्हें अर्कड़ और दूसरे वाइज मैन के पास भेजा ताकि वे फाइनेंस के लॉस सीख सकें। उसने कहा, वेल्थ तब तक सुरक्षित है जब तक तुम इसे अंडरस्टैंड करते हो। यहाँ मेन लेसन क्लियर है, वेल्थ सिर्फ अक्यूमुलेट मत करो, इसे मैनेज और प्रिजर्व करने की नॉलेज भी दो। अब यह प्रिंसिपल आज के टाइम में कैसे अप्लाई होता है? एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है लेकिन लीगल पेपर्स क्लियर नहीं हैं, तो फ्यूचर में डिस्प्यूट होगा। अगर इंश्योरेंस नहीं है, तो सडन डेथ के बाद फैमिली को एसेट्स यूज करने में प्रॉब्लम होगी। अगर वेल्थ सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट्स में है और इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो वैल्यू कम हो जाएगी। बेबीलोन के लोग एक और चीज करते थे, विल बनाना। वे इंश्योर करते थे कि वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन के क्लियर रूल्स लिखे जाएं, ताकि फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट न हो। यह चीज आज भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। मॉडर्न टर्म में इसे कहते हैं एस्टेट प्लानिंग। स्टोरी में आगे शारूनाडा ने अपने सन्स को प्रैक्टिकल एडवाइस दी, गोल्ड को यूजलेस मत छोड़ना, इसे काम पर लगाओ। अगर तुम वेल्थ इनहेरिट करते हो और इसे बढ़ाते नहीं, तो तुम इसे स्लोली लूज करोगे। ये सैम प्रिंसिपल आज के लिए भी है। अगर नेक्स्ट जनरेशन सिर्फ वेल्थ स्पेंड करती है और ग्रो नहीं करती, तो कुछ सालों में सब खत्म हो जाएगा। बेबीलोन की विजडम थी, वेल्थ बिना नॉलेज के कर्ज है। अगर इनहेरिटेंस देने से पहले नॉलेज नहीं दी, तो यह फैमिली को स्पॉइल कर देती है। कई मॉडर्न एग्जाम्पल्स हैं जहां किड्स को सडन वेल्थ मिला और उन्होंने सब वेस्ट कर दिया। इसलिए बेबीलोन के लोग हमेशा एजुकेशन को प्रायोरिटी देते थे। अर्कड़ ने भी यही कहा था, वेल्थ को लेगेसी बनाने का पहला स्टेप है अपने किड्स को वेल्थ के लॉस सिखाना। लॉज सिंपल थे, सेव करना, अननेसेसरी खर्च अवॉइड करना, वेल्थ को काम पर लगाना और प्रोटेक्ट करना। ये सैम प्रिंसिपल्स आज भी टाइमलेस हैं। अब इमेजिन करो मॉडर्न लाइफ में एक फादर अगर अपने किड्स को सिर्फ एसेट्स दे देता है, लेकिन उन्हें इन्वेस्टिंग, टैक्स प्लानिंग और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं सिखाता, तो एसेट्स इवेंचुअली खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर नॉलेज दी, तो वे एसेट्स ग्रो करेंगे। यही रीजन है कि आज फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी इंपॉर्टेंट है। स्टोरी का एंड एक पावरफुल थॉट के साथ होता है, अ रिच मैन इज नॉट ही हु लीव्स गोल्ड टू हिज फैमिली, बट ही हु लीव्स नॉलेज अलॉन्ग विद इट। यह लाइन बेबीलोन की एंटायर फिलॉसफी को समराइज करती है। इस लेसन को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए हमें कुछ मॉडर्न स्टेप्स लेने चाहिए। प्रॉपर लीगल विल बनाना, इंश्योरेंस लेना ताकि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में फैमिली सेफ रहे, इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाई करना, किड्स को फाइनेंशियल एजुकेशन देना, टैक्स और लीगल कंप्लायंस इंश्योर करना। बेबीलोन के लोग एक और कॉन्सेप्ट मानते थे, वेल्थ का साइकिल ब्रेक मत होने दो। मतलब अगर तुमने वेल्थ बिल्ड की है, तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यह नेक्स्ट जनरेशन तक सही तरीके से पहुंचे। अगर साइकिल ब्रेक हुई, तो फैमिली फिर से पॉवर्टी में जा सकती है। बेबीलोन में एक बात बार बार दोहराई जाती थी,
लक सिर्फ प्रिपेयर्ड माइंड्स के साथ रहता है। लोग अक्सर कहते थे कि अमीर लोग लकी होते हैं, लेकिन वाइज मैन ने यह साबित किया कि लक का मतलब सही समय पर सही डिसीजन लेना है। इस प्रिंसिपल को समझाने के लिए एक पावरफुल स्टोरी है, द लकीएस्ट मैन इन बेबीलोन। कहानी शुरू होती है एक यंग मैन शारुनाडा से, जो एक सिंपल चैरियट मेकर का अप्रेंटिस था। उसका काम था व्हील्स को परफेक्टली राउंड बनाना, लेकिन उसका सपना था कि एक दिन वह अपना बिजनेस शुरू करेगा। एक दिन उसे एक वेल्दी मर्चेंट मेगिड्डो मिला, जिसने उसे कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो सिर्फ ड्रीम्स से काम नहीं चलेगा। तुम्हें एक्शन लेना होगा और राइट अपॉर्चुनिटीज को पहचानना होगा। शारुनाडा ने पूछा, लक क्या है? लोग कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग लकी होते हैं। मेगिड्डो ने मुस्कुराते हुए कहा, लक सिर्फ उन पर मेहरबान होती है जो प्रिपेयर्ड होते हैं और जल्दी एक्शन लेते हैं। अपॉर्चुनिटीज सबके पास आती हैं, लेकिन फ्यू लोग ही उन्हें ग्रैब करते हैं। कुछ समय बाद एक इंसिडेंट हुआ। बेबीलोन में एक नया इरिगेशन प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था। गवर्नमेंट को कई चैरियट्स की जरूरत थी जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करें। यह एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। शारुनाडा के पास रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उसने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर छोटा इन्वेस्टमेंट किया और पहला चैरियट रेडी किया। उसने रिस्क लिया, मेहनत की और कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया। यह उसका टर्निंग पॉइंट था। लोग कहने लगे, शारुनाडा लकी है, लेकिन ट्रूथ यह था कि उसने टाइमली डिसीजन लिया, प्रिपेयर किया और रिस्क मैनेज किया। यही असली लक है। इस कहानी से दो लेसन्स क्लियर हैं। पहला, अपॉर्चुनिटीज सबके पास आती हैं, लेकिन जो प्रिपेयर्ड और डिसाइसिव होते हैं वही फायदा उठाते हैं। दूसरा, रिस्क हमेशा रहेगा, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क ही सक्सेस का रास्ता है। अब इसे मॉडर्न लाइफ में अप्लाई करें। एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक जॉब है लेकिन मार्केट में कोई बेटर अपॉर्चुनिटी है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ देती है, तो आपको इवैल्यूएट करके टाइमली डिसीजन लेना होगा। डिले करने से अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और मार्केट में कोई ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, जैसे डिजिटल सर्विसेज, रिन्यूएबल एनर्जी, तो प्रिपेयर्ड लोगों के लिए यह गोल्डन चांस है। जो वेट करते हैं वे पीछे रह जाते हैं। बेबीलोन के वाइज मैन ने कहा था, प्रोक्रास्टिनेशन वेल्थ का सबसे बड़ा एनिमी है। कई लोग सोचते रहते हैं, मैं यह काम कल करूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। अपॉर्चुनिटीज फेड हो जाती हैं। शारुनाडा ने एक और सीक्रेट सीखा, स्मॉल बिगिनिंग्स से मत डरना। उसने पहला चैरियट बनाने के लिए बोरोड गोल्ड लिया, लेकिन उसने उसे सही यूज किया और टाइमली रीपे किया। अगर वह रिस्क लेने से डरता तो वह कभी रिच नहीं बनता। मॉडर्न एग्जाम्पल, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो परफेक्ट टाइम का वेट मत करो। छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो, लर्न करो और ग्रेजुअली ग्रो करो। सैम विद बिजनेस, परफेक्ट प्लान का इंतजार करते रहोगे तो दूसरों से पीछे रह जाओगे। बेबीलोन के लोग लक को कभी ब्लाइंड चांस नहीं मानते थे। उनके लिए लक का मतलब था प्रिपेयर्डनेस प्लस एक्शन। यही रीजन है कि अर्कड़ हमेशा कहता था, अपॉर्चुनिटीज सिर्फ उन लोगों को दिखती हैं जो उन्हें ढूंढते हैं। स्टोरी का एंड पावरफुल मैसेज के साथ होता है, लक फेवर करता है उन लोगों को जो जल्दी एक्शन लेते हैं। अगर आप प्रिपेयर्ड हो और सही समय पर स्टेप लेते हो तो लोग कहेंगे कि आप लकी हो, लेकिन असली ट्रूथ है, आपने खुद अपनी लक क्रिएट की। इस प्रिंसिपल को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। नॉलेज बिल्ड करो ताकि राइट अपॉर्चुनिटीज पहचान सको। स्मॉल कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने से मत डरो। डिसीशंस में डिले मत करो। बेबीलोन में यही फॉर्मूला ने कई लोगों को स्लेव्स से रिच बना दिया। मॉडर्न वर्ल्ड में भी यही फॉर्मूला काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अपॉर्चुनिटीज का नेचर बदल गया है। पहले इरिगेशन कॉन्ट्रैक्ट्स थे, आज डिजिटल बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट्स हैं। लेकिन प्रिंसिपल वही है, टाइमली एक्शन ही लक है। बेबीलोन की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन वहां भी एक बिग प्रॉब्लम थी, डेट। कई लोग वेल्थ क्रिएट करने के बजाय बोरोइंग में फंस जाते थे।
वाइज मैन बार बार वार्न करते थे कि अनकंट्रोल्ड डेट वेल्थ का सबसे बड़ा एनिमी है। कहानी शुरू होती है एक आदमी डाबासिर से, जो कैमल ट्रेडर था। डाबासिर एक टाइम पर वेल्दी था, लेकिन बैड हैबिट्स और केयरलेस स्पेंडिंग ने उसे कर्ज के दलदल में धकेल दिया। उसने लाविश लाइफस्टाइल जीने के लिए पैसे बोरो किए, लक्जरी क्लोथ्स खरीदे, पार्टीज की, लेकिन इनकम और एक्सपेंसेस में बैलेंस नहीं रखा। स्लोली उसके ऊपर इतना डेट हो गया कि क्रेडिटर्स उसके पीछे पड़ गए। एक दिन उसने महसूस किया कि अगर उसने कुछ ड्रास्टिक स्टेप्स नहीं लिए तो वह हमेशा के लिए स्लेव बन जाएगा। उसने अपने लाइफ को चेंज करने का फैसला किया। वह अर्कड़ के पास गया और एडवाइस मांगी। अर्कड़ ने कहा, डेट एक डिजीज है, लेकिन क्योर पॉसिबल है अगर तुम डिसिप्लिन फॉलो करो। अर्कड़ ने उसे सिंपल फॉर्मूला दिया। वह अपनी मंथली इनकम का 70% लिविंग एक्सपेंसेस पर खर्च करो, 20% अपने क्रेडिटर्स को रीपे करने में दो, 10% अपने फ्यूचर वेल्थ सेविंग्स के लिए रिजर्व करो। डाबासिर ने यह रूल फॉलो किया। उसने अपने क्रेडिटर्स को प्रॉमिस किया कि वह हर महीने रेगुलर पेमेंट करेगा। इनिशियली उसे टफ लगा, लेकिन ग्रेजुअली उसने डेट रीपे कर दिया। यह स्टोरी एक डीप लेसन देती है, डेट से भागने से नहीं, प्लान बनाकर एस्केप किया जा सकता है। बेबीलोन में लोग बोरोइंग को लास्ट रिसॉर्ट मानते थे। उनका बिलीफ था, बोरोड गोल्ड एक बर्डन है जो तुम्हारी फ्रीडम छीन लेता है। अगर तुम रीपे नहीं कर सकते तो तुम इफेक्टिवली स्लेव हो। यही रीजन है कि वे अननेसेसरी लोन्स अवॉइड करते थे। अब इसे मॉडर्न लाइफ से कनेक्ट करें। आज लोग क्रेडिट कार्ड्स, ईएमआईज और पर्सनल लोन्स के ट्रैप में फंस जाते हैं। रीजन वही है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। वो लोग सोचते हैं, अभी एंजॉय करो, बाद में पे कर देंगे, लेकिन इंटरेस्ट इतना हाई होता है कि एक्चुअल कॉस्ट डबल हो जाती है। एक लोन दूसरे लोन को जन्म देता है। एग्जाम्पल, अगर आपने क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए स्पेंड किया और सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते रहे, तो शायद आपको ईयर्स लग जाए उसे क्लियर करने में और एक्चुअल पेमेंट 2 लाख रुपए से ज्यादा हो जाए। बेबीलोन का प्रिंसिपल आज भी रेलेवेंट है। अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते तो मत खरीदो। बोरोइंग सिर्फ तब करो जब उससे इनकम जेनरेट होगी। एग्जाम्पल, और एजुकेशन लोन जो बेटर करियर देगा या बिजनेस लोन जो प्रॉफिट देगा। लेकिन लक्जरी आइटम्स या वेकेशंस के लिए लोन लेना मतलब खुद को स्लेवरी में धकेलना। बेबीलोन में एक और रूल था, डेट को जितनी जल्दी हो सके रीपे करो। डिले करने का मतलब है पेनल्टी और शेम। मॉडर्न वर्ल्ड में यह इंटरेस्ट और बैड क्रेडिट स्कोर में रिफ्लेक्ट होता है। अर्कड़ ने यह भी कहा था, कभी भी इतना बोरो मत करो कि तुम रीपे न कर सको। बोरोइंग से पहले 3 सवाल पूछो। क्या यह जरूरी है? क्या यह वेल्थ क्रिएट करेगा? क्या मैं कंफर्टेबली रीपे कर सकता हूं? डाबासिर की स्टोरी एंड होती है एक पावरफुल मैसेज के साथ, डेट से डर मत, लेकिन उसे कंट्रोल में रखो। अगर तुम स्ट्रॉन्ग विल और प्लान के साथ काम करोगे तो तुम स्लेवरी से फ्रीडम पा सकते हो। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है, बजट बनाओ और अननेसेसरी एक्सपेंसेस कट करो। एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज क्रिएट करो ताकि रीपेमेंट फास्ट हो। डेट कंसोलिडेशन या नेगोशिएशन ऑप्शंस एक्सप्लोर करो। बेबीलोन के वाइज मैन ने यह ट्रूथ बहुत पहले समझ लिया था, फ्रीडम और डेट साथ नहीं चल सकते। अगर तुम फ्री होना चाहते हो तो डेट से दूर रहो। यह प्रिंसिपल आज के जनरेशन के लिए और भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इजी क्रेडिट हर जगह अवेलेबल है। टेम्पटेशन हाई है, लेकिन डिसिप्लिन रखने वाले ही रिच बनते हैं। बेबीलोन में वेल्थ क्रिएट करना केवल पहला स्टेप था। ट्रू चैलेंज था उसे मेंटेन करना और अगले जनरेशन तक पहुंचाना। अर्कड़ और दूसरे वाइज मैन हमेशा कहते थे, वेल्थ बनाने में मेहनत लगी, लेकिन उसे संभालना और प्रिजर्व करना ज्यादा जरूरी है। एक स्टोरी से इसे समझते हैं। द रिचेस्ट मैन्स लेगेसी। कहानी शुरू होती है अर्कड़ के साथ। अर्कड़ ने अपना पूरा लाइफ वेल्थ बिल्डिंग, इन्वेस्टिंग और टीचिंग में बिताया। उसने अपने सन्स और स्टूडेंट्स को बताया कि वेल्थ केवल लक्जरी के लिए नहीं, बल्कि सिक्योरिटी, फ्रीडम और लेगेसी के लिए जरूरी है।
अर्कड़ कहते थे, अगर तुम वेल्थ सिर्फ खुद के लिए बनाओगे तो उसका असली वैल्यू खो जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे सही तरीके से प्रोटेक्ट और मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारे परिवार और समाज के लिए भी काम आएगी। बेबीलोनियन प्रिंसिपल्स जो अर्कड़ ने सिखाए, उनमें कुछ कोर रूल्स थे। सेव एट लीस्ट 10% ऑफ योर इनकम। इनकम का कम से कम 10% बचाना हैबिट बनाओ। यह फाउंडेशन है। इन्वेस्ट वाइजली। वेल्थ को ऐसे वेंचर्स में लगाओ जिन्हें तुम समझते हो। नॉलेज और एक्सपर्ट एडवाइस लेना जरूरी है। प्रोटेक्ट योर वेल्थ। इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, डाइवर्सिफिकेशन और कोलैटरल सिक्योरिटी, ये सभी वॉल्स हैं। अवॉइड अननेसेसरी डेट। अनकंट्रोल्ड बोरोइंग फ्रीडम छीन लेता है। डेट केवल लास्ट रिसॉर्ट हो। कंटिन्यूअस लर्निंग। वेल्थ मेंटेन करने के लिए नॉलेज हमेशा अपडेटेड रखो। मार्केट, बिजनेस ट्रेंड्स और इन्फ्लेशन समझना जरूरी है। लेगेसी प्लानिंग। विल बनाना, फैमिली को फाइनेंशियल एजुकेशन देना और वेल्थ को नेक्स्ट जनरेशन के लिए सिक्योर करना। अर्कड़ अपने स्टूडेंट्स से कहते थे, वेल्थ सिर्फ अर्निंग नहीं है, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तुम इसे वेस्ट करोगे तो यह तुम्हारा कर्ज बन जाएगी। अगर वाइजली मैनेज करोगे तो ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे एयर्स के लिए ब्लेसिंग है। बेबीलोन में लोग वेल्थ को पैसिव इनकम में बदलते थे। उनका मंत्रा था, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। गोल्ड और सिल्वर सिर्फ सेफ रखने के बजाय बिजनेस, ट्रेड, रेंट या इंटरेस्ट में लगाकर मल्टीप्लाई करते थे। यही मॉडर्न इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और बिजनेस। लेगेसी के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए अर्कड़ ने एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल दिया। उसने अपने सन्स को सिंपल रूल्स सिखाए और उनके लिए स्मॉल बिजनेसेस सेटअप किए। उन्हें डेली बिजनेस नॉलेज और फाइनेंशियल हैबिट्स सिखाई। रिजल्ट, जब अर्कड़ का डेथ हुआ, वेल्थ सेफ रही और नेक्स्ट जनरेशन रेडी थी। मॉडर्न एप्लीकेशन, अगर हम यही प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करें तो हम अपने वेल्थ को मेंटेन और ग्रो कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड बनाओ ताकि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में वेल्थ डिस्टर्ब न हो। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करो, डिफरेंट सेक्टर्स और एसेट्स में। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो और रिटायरमेंट, फैमिली, किड्स एजुकेशन, इन्फ्लेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन अपने फैमिली और किड्स को दो। डेट अवॉइड करो और डिसिप्लिन्ड सेविंग करो। अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करो लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क के साथ। बेबीलोनियन विजडम में यह भी शामिल था कि वेल्थ का अल्टीमेट पर्पस है फ्रीडम, पीस ऑफ माइंड और फैमिली सिक्योरिटी। लक्ष्यूरी केवल बोनस था। वेल्थ सही तरीके से मैनेज करना और ग्रो करना ही ट्रू सक्सेस है। अर्कड़ का फाइनल मैसेज अपने स्टूडेंट्स के लिए था, वेल्थ इज अ सर्वेंट, नॉट अ मास्टर। इफ यू कंट्रोल इट वाइजली, इट विल सर्व यू फॉरएवर। इफ यू इग्नोर इट, it will vanish and leave you in poverty. बेबीलोनियन लाइफ लेसन्स आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में भी सेविंग, वाइज इन्वेस्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट, डेट अवॉइडेंस और लेगेसी प्लानिंग वही प्रिंसिपल्स हैं। अगर हम इन्हें फॉलो करें तो वेल्थ सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि ट्रू पावर और फ्रीडम बन जाती है। बेबीलोन की कहानियां सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री नहीं हैं बल्कि टाइमलेस फाइनेंशियल विजडम है। अर्कड़ और बेबीलोनियन सिटीजन्स ने हमें सिखाया कि वेल्थ सिर्फ अर्निंग नहीं है बल्कि सेविंग, वाइज इन्वेस्टिंग, डेट मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन का कॉम्बिनेशन है। बुक के कोर लेसन्स यह हैं। इनकम का 10% सेव करो। चाहे इनकम छोटी हो या बड़ी, सेविंग हैबिट बनाना सबसे पहला स्टेप है। डेट से दूर रहो। अननेसेसरी बोरोइंग सिर्फ स्लेवरी है। अगर लोन्स हैं तो डिसिप्लिन्ड रीपेमेंट करो। गोल्ड और वेल्थ को वाइजली इन्वेस्ट करो। नॉलेज और एक्सपीरियंस के बिना कभी भी हाई रिस्क वेंचर्स में मत इन्वेस्ट करो। प्रोटेक्शन क्रिएट करो। इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, डाइवर्सिफिकेशन और लीगल प्रोटेक्शन वेल्थ के वॉल्स हैं। अपॉर्चुनिटीज को पहचानो और टाइमली एक्शन लो। लक केवल प्रिपेयर्ड माइंड्स के साथ रहती है। फ्यूचर और लेगेसी प्लान करो। वेल्थ का अल्टीमेट पर्पस केवल पर्सनल लक्ष्यूरी नहीं बल्कि फैमिली सिक्योरिटी और नेक्स्ट जनरेशन की प्रॉस्पेरिटी है।
अर्कड़ का मैसेज क्लियर है। वेल्थ इज अ सर्वेंट, नॉट अ मास्टर। इसे कंट्रोल में रखो, वाइजली यूज करो, और ये तुम्हारे लिए फ्रीडम और पीस ऑफ माइंड बनाएगी। इग्नोरेंस और ग्रीड इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बुक ने दिखाया कि चाहे आप छोटे शुरू करें या बड़े, डिसिप्लिन्ड हैबिट्स और कंसिस्टेंट एक्शंस से कोई भी फाइनेंशियल सक्सेस अचीव कर सकता है। एंशिएंट बेबीलोन के लेसन्स आज भी मॉडर्न लाइफ में उतने ही रेलेवेंट हैं। दोस्तों, आज हमने सीखा कि ट्रू वेल्थ सिर्फ इनकम नहीं है, बल्कि सेविंग, इन्वेस्टिंग, डेट मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन का कॉम्बिनेशन है। बेबीलोन की टाइमलेस विजडम हमें सिखाती है कि डिसिप्लिन्ड हैबिट्स, कैलकुलेटेड रिस्क्स और टाइमली एक्शन ही हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकते हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली अपने पैसे को वाइजली मैनेज करते हो, अननेसेसरी डेट अवॉइड करते हो और अपने फैमिली और फ्यूचर के लिए प्लान करते हो, तो आप भी अपनी जिंदगी में ट्रू प्रॉस्पेरिटी और पीस ऑफ माइंड अचीव कर सकते हो। याद रखो, वेल्थ आपका सर्वेंट है, मास्टर नहीं। इसे कंट्रोल में रखो और यह हमेशा आपका साथ देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और भी फाइनेंशियल विजडम और वेल्थ बिल्डिंग टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।